सीधे आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड पर, हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। जरा जानते हैं नीरज से क्या अपडेट मिल रहा है। नीरज, सत्ता पक्ष विपक्ष के इस कड़े रुख के बाद क्या अपने रवैये में कोई तब्दीली कर सकता है? क्या इसको लेकर कोई सुगबुगाहट? नीरज पांडे, देखिए, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जैसा अभी राकेश शुक्ला जी को मैं सुन रहा था, बिल्कुल सही है। विपक्ष दरअसल नरेंद्र मोदी के हर निर्णय का विरोध करना चाहता है और यही कारण है कि स्पीकर पद पर आम सहमति नहीं बन पाई है और स्पीकर पद पर इतिहास में पहली बार ये चुनाव होने जा रहा है। विपक्ष ने अपना कैंडिडेट फील्ड कर दिया है। सत्ता पक्ष की ओर से एनडीए के सभी जो फ्लोर लीडर्स हैं, घटक दल हैं, उन लोगों ने एक साथ लोकसभा के नीरज पांडे, मैं आपको रोक रही हूँ। ये तस्वीर जो आपने भेजी है, जरा ये भी दर्शकों को दिखा देते हैं। फुल फ्रेम दिखा दीजिए, ये पूरी तस्वीर दर्शकों के सामने है। जिस समय ओम बिरला नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे स्पीकर पद के लिए, उस समय देखिए कैसे एनडीए की तरफ से ये शो ऑफ स्ट्रेंथ, ये एकता, ये यूनिटी का संदेश दिया जा रहा है। क्योंकि यहां जब ओम बिरला नामांकन दाखिल कर रहे हैं तो सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि एनडीए के जो तमाम बड़े नेता हैं वो यहां मौजूद नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी से लेकर अनुप्रिया पटेल से लेकर चिराग पासवान, आप देख रहे हैं सभी जो एनडीए के बड़े नेता हैं वो यहां अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। जी नीरज, एनडीए ने कमर कस ली है, उसी की गवाही ये तस्वीर दे रही है। एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर ओम बिरला। नीरज पांडे जी बिल्कुल रोमाना, मैं वही बता रहा हूं कि एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, उनके जितने भी लीडर्स हैं, उन सब एक साथ गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर में गए। वहां उन्होंने ओम बिरला का नामांकन पत्र दाखिल किया जिसमें ओम बिरला की सारी डिटेल्स, उनके साइन थे और सभी जो दल हैं, जो सहयोगी दल हैं, उन लोगों ने भी उनके नामांकन पत्र में के साथ एक लेटर दिया, समर्थन के साथ एक लेटर दिया और समर्थन पत्र पर साइन भी किया। तो ये ओम बिरला की तरफ से एनडीए के सभी नेताओं ने सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह के दफ्तर में जाकर उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया और उन्हें नामांकन दिया। दरअसल ये, लेकिन आप जो बात बता रहे हैं इस वक्त, देखिए हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को। ये दोनों जो उम्मीदवार हैं नामांकन दाखिल जब करने गए हैं, ये दोनों तस्वीरें जरा एक साथ दिखाने की कोशिश करते हैं स्क्रीन पर। ये देख रहे हैं आप, दोनों तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ ओम बिरला नामांकन दाखिल करते हुए और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं के सुरेश, जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। अब यहां के सुरेश जहां नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं, वहां इंडिया गठबंधन के नेता नजर आ रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना सेकंड रंग ऑफ लीडर्स, जो बड़े नेता इंडिया गठबंधन के, वो इस तस्वीर से गायब नजर आ रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में जो बड़े नेता माफ कीजिएगा एनडीए गठबंधन के, वो सब यहां मौजूद नजर आ रहे हैं। तो ये तो एक तरीके से वो स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है जो इन दो तस्वीरों के जरिए साफ नजर आता है। अंकित गुप्ता, जी निश्चित तौर पर देखिए यही जो है अंतर है। यहाँ पर एनडीए की तरफ से संदेश ये दिया जा रहा है कि ये हमारा एक और कंसेंसस था जो हमने एनडीए के भीतर भी बनाया है और बाहर बनाने की भी कोशिश की है और इस वजह से हम तमाम लोगों को साथ में लेकर के चलना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि कंसेंसस बनाने की कोशिश की ही नहीं गई है, क्योंकि जो हमारा सवाल था उसका जवाब ही नहीं दिया गया। सवाल क्या था? सवाल यही था कि डिप्टी स्पीकर को लेकर के सरकार का क्या रुख है, एनडीए का क्या रुख है, उस पर जवाब नहीं मिला और इस वजह से ऐसी स्थिति आई है कि हमको अपना उम्मीदवार उतारना पड़ा है। और इस वक्त जब अभी हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, जयराम रमेश का एक ट्वीट भी सामने आ गया है जिसमें उन्होंने यही कहा है कि जिस तरीके से हालात बने हैं, प्रधानमंत्री कह रहे थे कि सबका साथ और सबको साथ में लेकर की बात कर रहे हैं, चलने की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसे हालात उन्होंने बना दिए कि पहली बार जो लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव टालना मुश्किल हो गया। और जो कन्वेंशन जिसकी अभी हम लोग कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे, वो इसी बात का जिक्र कर रहे हैं जयराम रमेश कि डिप्टी स्पीकर को लेकर के कन्वेंशन यही रहा है कि वो हमेशा विपक्ष के पास रहा है, लेकिन इस बार उस पद्धति को भी दरकिनार किया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से। काउंटर किया जा सकता है ना जयराम रमेश को, और बहुत ज्यादा पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है उनको काउंटर करने के लिए, क्योंकि फैक्चुअली तो 2014 में जो थंबीदुरई साहब थे वो एनडीए के सहयोगी एआईएडीएमके के ही थे जिनको डेप्यूटी स्पीकर पद मिला था। तो इस तरीके का कोई कन्वेंशन जिसका हवाला यहां फिलहाल विपक्ष की तरफ से दिया जा रहा है, वो जस का तस हूबहू ऐसा नजर नहीं आता है। तो वहां पर भी इस तरीके की डेविएशंस देखने के लिए मिली है। मैं जरा जल्दी से अभिषेक उपाध्याय का रुख करती हूं, लेकिन अभिषेक, एक बात जो साफ तौर पर नजर आ रही है कि साहब ये एक ऐसा चुनाव है जिसकी हार और जीत नतीजा पहले से ही तय है, और फिर भी यह चुनाव इसलिए लड़ा जा रहा है क्योंकि आपको पॉलिटिकल मैसेजिंग करनी है, आपको सियासी संदेश देना है। अभिषेक,
देखिए, मैं यही बात रोमाना भी आपसे कर रहा था जब आप उनसे मुझसे सवाल किया था कि ये लड़ाई स्पीकर के पद को जीतने की बिल्कुल नहीं है, ये लड़ाई मैसेज देने की है और ये मैसेज शुरू से दिया जा रहा है। और जो मैं कल आपसे बात कर रहा था, देखिए मैसेज दोनों ओर से दिया जा रहा है। ओम बिड़ला को प्रोजेक्ट करना, जो पिछली बार स्पीकर थे, उन्हीं को इस बार फिर से उन्हीं का नामांकन करना, यहां भी एक मैसेज है कि हम कुछ भी बदलने नहीं जा रहे हैं। जैसा जो था, जिस तरह का हमारा अप्रोच था, वही अप्रोच रहने जा रहा है। ये बात सामने आई थी बीच में, चूंकि टीडीपी भी है, जेडीयू भी है, तो अगर इनसे नहीं भी लेंगे तो हो सकता है आंध्रा से कोई स्पीकर हो जाए, उड़ीसा से कोई स्पीकर हो जाए। तमाम सारे नाम भी चले थे उसको लेकर के, लेकिन सबको दरकिनार करते हुए सरकार ने एकदम क्लियर कर दिया है कि हमारे स्टैंड में कहीं कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। और इसीलिए विपक्ष की ओर से भी ये एक सिंबॉलिक लड़ाई है। वो एक मैसेज दे रहे हैं कि हम भी पहले ही दिन से नरेंद्र मोदी सरकार को हम चैलेंज कर रहे हैं और ये उसकी शुरुआत हो गई है। तो ये दोनों ओर से मैसेज की लड़ाई है और चूंकि विपक्ष की संख्या बल पिछली बार से ज्यादा है, तो ये लड़ाई और भी ज्यादा इंटेंसिफाई होगी जैसे जैसे समय आगे बीतेगा। रोमाना, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।